नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी जो प्रयोगशाला परिचालक का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। निश्चित एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के जाइएगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है। एक बार मैं पुनः पढ़ दे रहा हूँ प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है नाथुला दर्रा, दूसरा है काराकोरम दर्रा, तीसरा है लिपुलेख दर्रा और चौथा है रोहतांग दर्रा। तो इस ऑप्शन को पढ़कर आपको आंसर बताने हैं कि कौन सा दर्रा है वो चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो जो रोहतांग दर्रा है वो आपका चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है जी। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है, ये भी आपको याद रखना है। काराकोरम दर्रा ये कहाँ है, ये लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, काराकोरम दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। याद रखना है काराकोरम दर्रा के बारे में कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ऊंचा दर्रा है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या हमने जाना कि नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके साथ साथ मैं और आप लोग को दर्रों के नाम बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो हिमाचल प्रदेश में ना, हिमाचल प्रदेश में लिख दे रहा हूँ यहाँ पास, हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से दर्रा स्थित है। तो हमने सबसे पहले देखा रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के साथ साथ आपको याद रखना है बारह लाचाला दर्रा भी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सिप किला। क्या हो जाएगा, सिप किला। तो रोहतांग दर्रा, बारह लाचाला और सिप किला ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रा स्थित है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा आपका मानाला। उत्तराखंड में मानाला हो जाएगा। मानाला के बाद आपका नीतीला हो जाएगा। नीतीला के बाद आपका लिपुलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिपुलेख। ठीक है, ये उत्तराखंड में कौन कौन सा है आपका, देखो मानाला, नीतीला और क्या हो जाएगा आपका, लिपुलेख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, याद रखना है। देखो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो बोमडिला। ठीक है, बोमडिला हो जाएगा और यांगयाप। ठीक है, यांगयाप ये सब कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थित दर्रे हैं, आपको याद रखने हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सा दर्रा चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर रोहतांग हो जाएगा। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो आपका सिक्किम में है। साथ ही साथ मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बारह लाचाला दर्रा और सिप किला, है ना। उत्तराखंड में मैंने बताया आपको मानाला, नीतीला और लिपुलेख। साथ ही साथ मैंने अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को बताया बोमडिला और यांगयाप। इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में अवश्य यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन रोहतांग दर्रा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, पहला है मध्य अंडमान, दूसरा है उत्तरी अंडमान, तीसरा है आपका दक्षिण अंडमान और चौथा दिया गया आपका ग्रेट निकोबार। तो बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, माउंट। ठीक है, माउंट डियावोलो ये कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो माउंट डियावोलो है ना, ये कहाँ स्थित है, ये आपका मध्य अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, मध्य अंडमान में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान में, है ना, मध्य अंडमान में। और ये जो माउंट डियावोलो है वो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है माउंट डियावोलो मध्य अंडमान की, कहाँ की, मध्य अंडमान की। ठीक है, तो माउंट डियावोलो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है जी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है।
अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो कितना है, 295 मीटर है। कितना है, 295 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य अंडमान। ठीक है, और ये आपका जो माउंट डियावोलो है मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, और अगर इसकी हाइट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 295 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है ना, बता दे रहा हूं मैं, उत्तरी अंडमान, इसको भी याद रखिएगा। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है, तो सैडल पीक। क्या हो जाएगा, सैडल पीक, याद रखना है जी, सैडल पीक है ये आपका उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, इसकी ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई कितना है, तो 737 मीटर। कितना है, 737 मीटर, ध्यान रखना है ना। तो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डियावोलो, हाइट कितना है इसका, 295 मीटर। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी आपका सैडल पीक, जिसकी हाइट कितना है, तो आपका 737 मीटर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मध्य अंडमान। तो माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है, तो मध्य अंडमान में स्थित है। ये मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। वही पूछेगा उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर, और आपका जो माउंट डियावोलो इसकी ऊंचाई कितना है, 295 मीटर, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे पहले सूर्योदय का साक्षी बनता है। ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला है कश्मीर, दूसरा है ईटानगर, तीसरा है गंगटोक और चौथा कोहिमा। तो बताना है कि कौन सा स्थान सबसे पहले सूर्योदय का साक्षी बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा गया जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोहिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कोहिमा। ठीक है, ये कोहिमा कहाँ की राजधानी है, आपका नागालैंड की। कोहिमा कहाँ की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी है। याद रखना है, कोहिमा आपका नागालैंड की राजधानी है, जो आपका ईटानगर के पूर्व में स्थित है ना, जो ईटानगर के पूर्व में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे पहले सूर्योदय का साक्षी बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोहिमा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोहिमा हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। ब्राजील, सोमालिया, भारत और केनिया। बताना है कि जो भूमध्य रेखा है वो किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो भारत है वो आपका, मतलब भारत से भूमध्य रेखा है वो नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं या क्या है भूमध्य रेखा, इसके बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उसी को क्या बोला जाता है आपका, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो ये पृथ्वी पर निर्मित एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और जो भूमध्य रेखा है वो देखा जाए तो कितने देशों से, 13 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, और साथ ही साथ 3 प्रमुख जल निकाय से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है, जिसमें जो 13 देशों से होकर गुजरती है जिसमें हमारा भारत नहीं आता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भारत हो जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से और 3 महाद्वीप से और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। ठीक है, अब याद रखना है ये आपका 3 महाद्वीप कौन कौन सा है, 3 महाद्वीप हो जाएगा आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, 3 महाद्वीप कौन कौन सा हो जाएगा, देखो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के बाद आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद आपको ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा आपका, एशिया महाद्वीप। ये आपका 3 महाद्वीप हो जाएगा, 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है बोला है ना। अब 3 जल निकाय कौन कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना है, अटलांटिक महासागर है ना, और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, 3 जल निकाय कौन कौन सा है, 3 जल निकाय कौन कौन सा है आपका, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आपका हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका 3 महाद्वीप कौन कौन से मैंने बता दिया जी, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने 3 जल निकाय भी बता दिया, अटलांटिक, उसके बाद प्रशांत महासागर, उसके बाद मैंने बताया हिंद महासागर, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, भूमध्य रेखा किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो आपको बताना है भारत। तो कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 13 देश।
आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो 3 महाद्वीप। कौन कौन सा 3 महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि कितने जल निकायों से होकर गुजरती है, तो 3 जल निकाय। कौन कौन सा? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आपका हिंद महासागर, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा भारत हो जाएगा। भारत है, भारत से भूमध्य रेखा है वो आपका नहीं गुजरती है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखो, भारत में टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पूछा जा रहा है कि भारत में टाइम जोन अर्थात समय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। दूसरा, भारत में 2 टाइम जोन है अर्थात भारतीय मानक समय और चाय बागान टाइम जोन। और तीसरा है, भारतीय मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। बताना है आपको इन तीनों कथनों को पढ़कर कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका PCS के एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो पहला क्या बोला जा रहा है कि भारतीय मानक समय IST 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका सही मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट हमारा पहला बिल्कुल सही है, पहला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है कौन सा आपका समय रेखा? तो भारतीय मानक समय रेखा, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में 2 टाइम जोन है अर्थात भारतीय मानक समय और चाय बागान। देखो भारतीय मानक समय तो ये तो है, IST तो है, देखो IST तो है, लेकिन चाय बागान टाइम जोन हमारा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। भारत में 1 टाइम जोन है, कौन सा? भारतीय मानक समय, ठीक है, जिसको IST के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि भारत में 2 टाइम जोन है अर्थात भारतीय मानक समय और चाय बागान टाइम जोन, तो चाय बागान टाइम जोन नहीं है, आपको याद रखना है जी। तीसरा, भारतीय मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है, तो ये तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है ना। तो पहला और तीसरा हमारा सही है, दूसरा हमारा गलत है। और याद रखना जो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, है ना। अब ये 5 राज्य कौन कौन सा है? सबसे पहला आपका UP हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तीसरा AP हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तीनों प्रदेश वाला, देखो आपका UP, MP और AP, है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा, चौथा क्या होगा आपका? उड़ीसा। और 5वां हो जाएगा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है हमारे भारत के 5 राज्यों से अगर गुजरती है, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला UP, दूसरा MP, तीसरा AP, चौथा उड़ीसा, 5वां छत्तीसगढ़। कहने का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आपको याद रखना है इसको, है ना। तो आपको इसमें से सत्य कथन की पहचान करना था। पहला और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि भारत में 2 टाइम जोन है। 2 टाइम जोन नहीं है, 1 टाइम जोन है, और वो कौन सा है? भारतीय मानक समय IST वही है। लेकिन यहाँ पास चाय बागान टाइम जोन भी है बोला जा रहा है, तो ये नहीं है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? देखो थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत का मानक मध्याह्न रेखा, अभी मतलब मैंने जिसके बारे में बताया था मानक समय रेखा के बारे में, तो है ना। तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस युग्म से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बताना है कि जो भारत का मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था जी, जो भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है, भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा हमारे देश के, है ना, हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब वो कौन कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। और 5वां हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म से होकर नहीं गुजरती है पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन को भी अच्छे ध्यान से पढ़ना है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से तो गुजरता है भैया, है ना।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात से नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा आपका उड़ीसा और पांचवा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निर्दिष्ट भूस्खलन जोखिम क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जोखिम में होगा? गुजरात, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को मैं पुनः पढ़ दे रहा हूं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निर्दिष्ट भूस्खलन जोखिम क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जोखिम में होगा? गुजरात, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। क्या हो जाएगा जी? आपका मणिपुर, है ना। तो कौन कौन सा आपका प्रमुख जोखिम क्षेत्र है आपको ध्यान रखना है। पहला हो जाएगा आपका मणिपुर, पहला हो जाएगा आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर के बाद आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद आपको ध्यान रखना है नागालैंड, नागालैंड के बाद आपको याद रखना है जी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या याद रखना है? जम्मू कश्मीर। ये सब क्या है? ये सब आपका अधिक जोखिम वाले क्षेत्र है। ठीक है, ये सभी जो जगह मैंने लिखा है, सभी जो राज्यों के नाम लिखे हैं, ठीक है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखे हैं, तो ये सब क्या है? आपका अधिक जोखिम वाले क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मणिपुर, है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निर्दिष्ट भूस्खलन जोखिम क्षेत्र के संबंध में कौन अधिक जोखिम में होगा? तो मणिपुर। साथ ही साथ और कौन कौन से आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? देखो, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और आपका जम्मू कश्मीर। ये सब अधिक जोखिम वाले क्षेत्र है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया, पहला तटवर्ती मैदान, दूसरा द्वीप, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा भारतीय मरुस्थल। बताना है कि किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका भारतीय मरुस्थल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भारतीय मरुस्थल। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय मरुस्थल हो जाएगा। क्या होगा? भारतीय मरुस्थल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो भारतीय मरुस्थल है, तो इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, प्रतिवर्ष आपका 150 mm, 150 mm से कम, 150 mm से कम क्या होती है? वर्षा होती है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 mm से कम वर्षा होती है। ठीक है, और जो भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल ये कहाँ में स्थित है? तो भारतीय मरुस्थल आपका अरावली पर्वत के, ठीक है, अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम दिशा में क्या आपका स्थित है? ये आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? इसका सही आंसर भारतीय मरुस्थल। इन क्षेत्रों में आपका 150 mm से भी कम वर्षा होती है। और जो भारतीय मरुस्थल है ना, वो आपका अरावली पर्वत के आपका उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसका सही आंसर आपको फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखिए, आपके मित्र ने कांवरती की यात्रा की व्यवस्था की है। आप भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जा रहे हैं? ऑप्शन है पुदुचेरी, दूसरा दमन और दीव, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा अंडमान। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आपको केस दे दिया गया है। क्या केस है? कि आपके मित्र ने कांवरती की यात्रा की व्यवस्था की है। आप भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी आपका कांवरती है ना। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आपका कांवरती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और साथ ही साथ देखो पुदुचेरी की राजधानी आपका पुदुचेरी ही हो जाएगा, पुदुचेरी। ठीक है, दमन और दीव की राजधानी आपका दमन हो जाएगा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? आपका पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके मित्र ने कांवरती की यात्रा की व्यवस्था की है। आप भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जा रहे हैं? तब इसका सही आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य।
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से मैं अभी आपको पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम को आपको याद कराऊंगा, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उसको हम लोग याद करते हैं। एक तरीका है, देखो एक तरीका है दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो, जल्दी चलो, ये एक तरीका है याद करने का, दादी आप जल्दी चलो। इस ट्रिक के माध्यम से आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। दा से आपका देखो, दा से आपका दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, ठीक है, दमन एवं दीव, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा जी आपका। दा से आपका दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, ठीक है। उसके बाद देखो आ से क्या हो जाएगा, आ से आपका वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो प से क्या हो जाएगा आपका पुदुचेरी हो जाएगा, प से पुदुचेरी, ये भी हमारा याद हो गया। उसके बाद देखो जा से क्या होगा आपका जम्मू कश्मीर, जैसे क्या होगा जब आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद ल से क्या होगा आपका लद्दाख, ठीक है, ल से क्या होगा आपका लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद दी से क्या हो जाएगा आपका, दी से आपका दिल्ली हो जाएगा, दी से क्या होगा आपका दिल्ली हो जाएगा, है ना। उसके बाद च से क्या होगा आपका, च से चंडीगढ़ हो जाएगा, च से क्या होगा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, है ना। और लो से क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, लो से क्या हो जाएगा लक्षद्वीप, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा आपका पुदुचेरी, चौथा आपका जम्मू कश्मीर, पांचवा आपका लद्दाख, छठवां आपका दिल्ली, सातवां आपका चंडीगढ़ और आठवां आपका लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमारे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको याद करने के लिए इस तरीके को याद करना, दादी आप जल्दी चलो, तो ये तरीका अगर आपको याद है तो इजीली आप 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम बता लोगे, है ना। तो दादी से याद रखना है आपका दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। आ से आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, प से आपका पुदुचेरी, ज से आपका जम्मू कश्मीर, ल से आपका लद्दाख, दी से आपका दिल्ली, च से आपका चंडीगढ़ और लो से आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये और हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कावारत्ती की यात्रा पे हमारा कोई मित्र जा रहा है तो वो कहाँ घूमने जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की आपका राजधानी कहाँ है तो कावारत्ती है। बाकी अंडमान का पोर्ट ब्लेयर, दमन और दीव का दमन और पुदुचेरी का पुदुचेरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन है अलकनंदा, तीस्ता, महानदी और कोशी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशी नदी को, ठीक है जी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कोसी नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो हमारा भारत के साथ साथ नेपाल के साथ साथ आपका चीन, है ना। इन तीनों देशों से होकर कोसी नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। आपको ध्यान रखना है, मतलब इन तीनों देशों में कोसी नदी है वो प्रवाहित होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश के मौसम में इस नदी में क्या आता है, बार बार बाढ़ आता है, ठीक है। याद रखना है, बारिश के मौसम में इस नदी पे क्या होता है, बार बार बाढ़ आता है। बार बार क्या आता है जी आपका, बाढ़ आता है। बारिश के मौसम में इस नदी पे बार बार बाढ़ आता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना, कृषि भूमि, इन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को, है ना। ये भारत, नेपाल और चीन में प्रवाहित होती है। बारिश के मौसम के दौरान इस नदी में बार बार बाढ़ आता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि भूमि है, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, बिहार का शोक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। यह अभी हमारे CGPSC का भी क्वेश्चन था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र, कोसी, सतलुज या गंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो जो माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो कौन सी नदी पे है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा द्वीप है, आपका माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो माजुली द्वीप है, ये 2016 में जिला बनने वाला भारत का पहला द्वीप है, ठीक है। जो माजुली द्वीप है, ये आपका 2016 में जिला बनने वाला, 2016 में जिला बनने वाला भारत का पहला नदी द्वीप है, ठीक है। भारत का पहला नदी द्वीप है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। तो 2-3 चीज़ हमको पता लग रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, जो कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। याद रखना, अगर राज्य पूछेगा तो असम राज्य, ठीक है, असम राज्य। अगर राज्य पूछेगा तो आपका असम राज्य हो जाएगा। और ये आपका 2016 में जिला बनने वाला भारत का पहला नदी द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कब, आपका 2016 में जिला बनने वाला भारत का पहला नदी द्वीप है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जो माजुली द्वीप है, इसका निर्माण आपका ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर हुआ है, इसको भी याद रखना है जी। माजुली द्वीप का निर्माण, माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलकर हुआ है, और उसकी सहायक नदियों से, ठीक है, सहायक नदियों से मिलकर हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखो निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बना है। जबरदस्त क्वेश्चन, कौन सा बांध आपका रावी नदी पर बना हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा पंडोह बांध, तीसरा नाथपा झाकरी बांध और चौथा आपका चमेरा बांध। तो कौन सा बांध रावी नदी पर बना हुआ है, रावी नदी पर। इसी रावी नदी को आपका ऋग्वैदिक काल में परुष्णी नदी के नाम से जानते थे, किस नाम से, परुष्णी नदी के नाम से। और इसी नदी के मध्य में ही क्या हुआ था, दासराज युद्ध हुआ था। अगर आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा बांध रावी नदी पर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमेरा बांध। क्या हो जाएगा जी, चमेरा बांध, ठीक है। तो चमेरा बांध है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, रावी नदी पे, ठीक है, रावी नदी पर बना हुआ है, याद रखना है। उसके बाद देखो नाथपा झाकरी बांध, ये कौन से नदी पे बना हुआ है, ये सतलज नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे बना हुआ है। पंडोह बांध, ये कौन सी नदी पर बना है, ये आपका ब्यास नदी पर बना है। कौन सी नदी पर, ब्यास नदी पर बना है। और जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये भी आपका सतलज नदी पर बना है। कौन सी नदी पर, सतलज नदी। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। तो आपका भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। पंडोह बांध आपका ब्यास नदी पे। नाथपा झाकरी ये भी आपका सतलज नदी पे। और आपका चमेरा बांध आपका रावी नदी पे। और रावी नदी का आपका ऋग्वैदिक नाम क्या है आपका, परुष्णी, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन इसका नाम क्या है, परुष्णी नदी, है ना। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जानते थे। सतलज नदी को आपका सतुद्री, ठीक है, सतुद्री नदी के नाम से जानते थे। और ब्यास नदी को विपाशा के नाम से इसको जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ये सबको भी आपको याद रखने हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बांध रावी नदी पर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चमेरा बांध, ठीक है। बाकी नाथपा झाकरी सतलज पे, भाखड़ा नांगल सतलज पे, पंडोह कहाँ बना है, तो ब्यास नदी पे बना हुआ है, याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा में होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार ना, क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ ऐसे उत्तर से दक्षिण, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है पहला सतलज रावी सिंधु चिनाब ब्यास, दूसरा सतलुज सिंधु चिनाब रावी ब्यास, और तीसरा सिंधु रावी ब्यास चिनाब सतलज, और चौथा है सिंधु चिनाब रावी ब्यास सतलज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहला आएगा आपका सिंधु आएगा, सिंधु के बाद क्या आएगा आपका चिनाब आएगा जी, सिंधु के बाद चिनाब, चिनाब के बाद क्या आएगा आपका रावी आएगा, रावी के बाद क्या आएगा आपका व्यास आएगा, व्यास के बाद क्या आएगा आपका सतलज आएगा, क्या आएगा आपका सतलज। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर आपका क्रम में, ये नदी का क्रम है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो देख लो ऑप्शन पहला सिंधु, फिर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु चिनाब, हाँ ये चौथा ऑप्शन देखो सिंधु चिनाब रावी ब्यास सतलज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सिंधु चिनाब रावी ब्यास सतलज, ठीक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में बोला गया है ना, इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखो, निम्न में से कौन से मृत नदी के रूप में जानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जैसे भी हमने देखा था किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। वैसे यहाँ पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। बनास, घग्गर, लूनी और माही, आपको बताना है कौन सी नदी है आपका मृत नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घग्गर नदी। कौन सा नदी आपका, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी। और ये घग्गर नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। कहाँ कहाँ याद रखना है जी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में प्रवाहित होती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी आपका, घग्गर नदी, ठीक है। कौन सी नदी, घग्गर नदी जी, ठीक है, घग्गर नदी। साथ ही साथ याद रखना है कोसी नदी को, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक।
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी मृत नदी के नाम से जानी जाती है, तो आपका घग्गर नदी, और जो कि आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में क्या होती है, क्या होती है, आपको प्रवाहित होती है, क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखो, सबसे वृहद अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, मतलब कौन सी नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, ये पूछा जा रहा है। पहला महानदी, दूसरा गोदावरी, फिर कावेरी और चौथा कृष्णा। जबरदस्त क्वेश्चन है ना। बताना है सबसे वृहद अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसका सही आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी। सबसे पहले मैं इन चारों नदियों का आपको लंबाई बता रहा हूँ। गोदावरी नदी का लंबाई कितना है आपका, 1465 किलोमीटर। कितना है, 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितना है आपका, 858 किलोमीटर हो जाएगा। कावेरी नदी की लंबाई कितना है आपका, 800 किलोमीटर। कितना है आपका, 800 किलोमीटर, ठीक है। और कृष्णा नदी की लंबाई कितना है आपका, 1401 किलोमीटर। कितना है जी आपका, 1401 किलोमीटर। ये लंबाई आपको पहले याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। जो आपका गोदावरी नदी है ये आपका दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। मैं लिख दे रहा हूँ गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है ये आपका दक्षिण भारत की, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी नदी है। और इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे आपका बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बूढ़ी गंगा, है ना। इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई कितना आपका 1465 किलोमीटर है ना। अगर मैं अपवाह क्षेत्र की बात करूं, इसका अपवाह क्षेत्र, तो इसका अपवाह क्षेत्र कितना है गोदावरी नदी का, 312,812 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 312,812 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं अपवाह क्षेत्र की बात करता हूँ किसका, गोदावरी नदी का, ठीक है ये। और हमारा क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा कि सबसे वृहद अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है, तो आपका गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो 1465 किलोमीटर, और इसका अपवाह क्षेत्र की बात करूँ तो कितना है, 312,812 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, जिसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी जो जिसका उद्गम हमारे छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है ना, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है वो इसी महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलो अब उसके बाद और कुछ जानते हैं। देखो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, आपका कर्नाटक से हुआ है। मैं लिख दे रहा हूँ, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की चोटी से, है ना। किसका उद्गम हुआ है आपका, कावेरी का। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है आपका, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से क्या हुआ है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। महानदी का उद्गम तो आपको पता है सिहावा पर्वत, धमतरी के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। और अगर पूछेगा गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है। इसका उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आपका नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से जी, नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे वृहद अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। लंबाई की बात करूँ तो 1465 किलोमीटर, है ना। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे आपका बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है ना। अगर मैं इसका अपवाह क्षेत्र की बात करूँ तो 312,812 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ हमने बताया महानदी जिसका उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है, धमतरी जिला के छत्तीसगढ़ के, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। कावेरी नदी जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, उसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। और कृष्णा नदी जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है, और ये आपका इसका उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना। उसके बाद सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी, ये आपको ध्यान रखना है सेकंड नंबर का। लेकिन सबसे पहले आपका गोदावरी नदी हो जाएगा जी, ठीक है। सेकंड नंबर का आपका कृष्णा नदी हो जाएगा, ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो नदी है ना वो आपका अरब सागर में मिलती है, आपसे पूछा जा रहा है, बताना है। सिंध नदी, बेतवा नदी, तापी नदी या वेनगंगा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका तापी नदी, ठीक है। ये आपका तापी नदी। अगर मैं तापी नदी की लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई कितना है, तापी नदी की लंबाई कितना है आपका 724 किलोमीटर। कितना है, 724 किलोमीटर। और जो तापी नदी है ये आपका अरब सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है, आपका अरब सागर में मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में बहने वाली एक नदी है। ये क्या है आपका, नर्मदा नदी के, याद रखना है, तापी नदी नर्मदा नदी के दक्षिण में बहने वाली एक नदी है। नर्मदा नदी के दक्षिण में बहने वाली एक नदी है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आपसे कल के डेट में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जी कि जो तापी नदी है वो कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। जो तापी नदी है, तापी नदी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका गुजरात हो जाएगा और आपका मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तापी नदी, लंबाई देखो कितना है, लंबाई 724 किलोमीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है, तो आपका तापी नदी हो जाएगा, ठीक है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में बहने वाली नदी है, लंबाई 724 किलोमीटर, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है। क्या पूछा जा रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती, उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती पूछा जा रहा है। केन, नर्मदा, बेतवा और चंबल। आपका देखो केन, बेतवा और चंबल, केन, बेतवा और चंबल, ये सब आपका उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित होती है ना, ये तीनों नदी आपका उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित होती है, जबकि जो नर्मदा है वो आपका उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम होता है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। अगर मैं नर्मदा नदी की लंबाई की बात करूं तो नर्मदा नदी की लंबाई कितना है आपका, 1312 किलोमीटर, कितना है, 1312 किलोमीटर, है ना। और ये ध्यान रखना, जो नर्मदा नदी है ये कहाँ जाकर मिल जाती है, ये कहाँ अपना जल को गिराती है, तो ये आपका अरब सागर में। कहाँ, अरब सागर में, है ना। ये अपना जल कहाँ गिराती है, तो अरब सागर में गिराती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये जो आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी को कहाँ की, मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को बोलते हैं ना, वैसे ही नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भारत की ओर प्रवाहित नहीं होती, तो नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है, आपका अरब सागर में गिराती है, ठीक है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है ना। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ नर्मदा नदी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी आपका भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी या इसी को रिफ्ट वैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली, ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है, प्रवाहित होने वाली नदी है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती, इसका सही आंसर आपका नर्मदा। बाकी केन, बेतवा और चंबल ये तो प्रवाहित होती है, किधर, आपका उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित होती है, बाकी नर्मदा नहीं होती। नर्मदा आपका अपना जल को कहाँ गिराती है, अरब सागर में गिराती है। लंबाई भी ध्यान रखना 1312 किलोमीटर, उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी से, ये आपका भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और इसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, किस भारतीय राज्य में गंगा नदी पश्चिमी हिमालय से निकलती है, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताना है कि किस भारतीय राज्य में गंगा नदी पश्चिमी हिमालय से निकलती है, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उत्तराखंड, है ना। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुआ है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुआ है, गंगोत्री हिमनद से हुआ है, ये आपको याद रखने हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो किस भारतीय राज्य में गंगा नदी पश्चिमी हिमालय से निकलती है, तो उत्तराखंड में गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई तो आप सभी को पता होगा, है ना, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। ये पहला पार्ट है, इसके बाद आज ही आपको शाम तक इसका दूसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो प्रयोगशाला परिचारक को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको साइंस से क्वेश्चंस करा दिए हैं पूरा, है ना। आपको छत्तीसगढ़ जीएस के भी क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा, पूरे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। लेकिन हमने इंडियन जियोग्राफी से कम क्वेश्चंस किए थे। आप सभी को पता होगा कि प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में इंडियन जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने उसके बहुत कम क्वेश्चन किए थे। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए पुनः हम लोग इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इसका पहला पार्ट है जी। इसके सेकंड पार्ट भी आज ही आपको देखने को मिल जाएगा।
तो क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? घाघरा, गोमती, यमुना और मानस। बताना है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मानस। क्या हो जाएगा आपका? मानस हो जाएगा। ठीक है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर की सहायक नदी है। ठीक है, जो मानस नदी है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से सहायक नदी है। ठीक है, दाईं ओर से क्या है आपका? सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। दाईं ओर से सहायक नदी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? घाघरा नहीं है, गोमती भी नहीं है, यमुना भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मानस हो जाएगा। ठीक है, और मानस नदी घाटी में ही आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, मानस नदी घाटी में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानस नदी घाटी में आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो आप लोग को पता होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? चलो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, है ना? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, है ना? और भारत में किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? भारत में दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन मैंने बता दिया, भारत में ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, और बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम को ध्यान रखना है। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत में ये दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है? आपका जमुना के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी है, तो उसकी सहायक नदियाँ आपको याद रखना है, धनसिरी हो जाएगा, है ना? उसके बाद आपका लोहित हो जाएगा, लोहित के बाद आपका दिबांग हो जाएगा। ठीक है, दिबांग के बाद आपका सुबनसिरी, ये सब क्या है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है आपको कि जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, है ना? और हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इसका सही आंसर मानस है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से सहायक नदी है, और इसी मानस नदी घाटी में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, और मैंने बताया कि आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको भारत में दिहांग के नाम से जानते हैं, मतलब दिहांग के नाम से प्रवेश करती है भारत में। बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? धनसिरी हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, दिबांग हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना इसको तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अब इसके सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा, और ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम में। तो 20 क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा वेटेज है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।